वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो HI और ID के बच्चे होते हैं उनके जो कॉमन क्लास होती है बाल विकास और अधिगम, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पर। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है सामाजिक विकास सिद्धांत। क्या भाई? सामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की। किसने दिया था? वाइगोत्स्की। प्रतिपादक प्रतिपादक कौन है? वाइगोत्स्की। जीवन काल, इनका जीवन काल है वो है 1896 से 1934। पूरा नाम है वो है सॉरी प्रतिपादक है लेव वाइगोत्स्की, या फिर वाइगोत्स्की बोल सकते हो, परंतु पूरा नाम है वो है लेव वाइगोत्स्की। जीवन काल है वो है 1896 से 1934। इनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास हमारे सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करता है। हमारा जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास है हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो हमारे सामाजिक अंतःक्रिया है उसको प्रभावित करता है। इन क्षमताओं का विकास समाज से अलग होकर रहना ठीक कठिन है। मतलब इस विकास, इन क्षमताओं का विकास है हमारे अंदर जो आंतरिक, जो सामाजिक आंतरिक क्रियाएं हैं उनका विकास है वो समाज से अलग रहकर करना कठिन है, थोड़ा मुश्किल है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज में विशेष करते हैं कि संवाद महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास एकांकी नहीं हो सकता, यह भाषा, सामाजिक, शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी घटित होता है। यानी इनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास है, व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास है वो एकांकी नहीं हो सकता, यानी अकेला नहीं हो सकता। उसके साथ भाषा विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, और उसके साथ सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति है वो भी संदर्भ में घटित होगी। वाइगोत्स्की के विकास का उपागम जीन पियाजे के उपागम से भिन्न है। मतलब इनका जो उपागम है, इनका जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे से अलग है। पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तब विकास उच्चतम अवस्था में पहुंचकर बंद हो जाता है। मतलब हमने जो अवस्थाएं पढ़ी थी उनका मानना था कि जो ये अवस्थाएं है वो 4 अवस्थाएं हैं, इनसे गुजरता है और फिर अंतिम अवस्था में पहुंचकर वो बंद हो जाता है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास को अवस्था में बांटना अत्यधिक कठिन कार्य है। और वाइगोत्स्की का मानना है कि जो विकास है उसको अवस्थाओं में बांटना है वो एक कठिन कार्य है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इनका वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, यानी आजीवन है वो चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? विकास है। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत मुख्य निम्नलिखित तथ्य है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा प्रभावित होती है और सामाजिक अधिगम संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित करती है। विकास को 2 स्तरों पर दिखाई दे सकता है। वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि जीवन पर्यंत चलने वाली विकास की प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। सामाजिक अंतःक्रिया प्रक्रिया से प्रभावित होती है।
सामाजिक अधिगम संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित करती है। सामाजिक अधिगम संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित करती है। प्रभावित करती है। विकास को दो स्तरों में देखा जा सकता है। पहला व्यक्तिगत स्तर, दूसरा सामाजिक स्तर। तो ये है वो वाइगोत्स्कीन का कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली विकास की प्रक्रिया है वो सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। हमारी जो सामाजिक अंतःक्रिया है उससे प्रभावित होती है। सामाजिक अधिगम संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। मतलब जो सामाजिक अधिगम है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। और विकास को दो स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत स्तर और दूसरा है सामाजिक स्तर। उसने 4 अवस्थाओं में बांटा था और इसने 2 स्तरों में बांटा है। पहला व्यक्तिगत स्तर और दूसरा सामाजिक स्तर। तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत की है वो परिचय है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला है वो है वाइगोत्स्की का मत है, वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास पहले व्यक्तिगत स्तर पर प्रदर्शित होता है और जो व्यक्ति को लगता है कि उसका विकास उस स्तर का है तो वह सामाजिक स्तर पर चला जाता है, अन्यथा व्यक्तिगत सीमित स्तर पर ही सीमित रहता है। 1 मिनट। वाइगोत्स्की का मानना है
व्यक्तिगत स्तर पर ही सीमित रहता है। यानी वाइगोत्स्की का मानना था कि जब व्यक्ति का विकास है वो सबसे पहले किस पे, व्यक्तिगत स्तर पर प्रदर्शित होता है, यानी व्यक्तिगत स्तर पर प्रदर्शित होता है। फिर व्यक्ति को लगता है कि उसका विकास है वो उच्च स्तर का हो गया है, तो वह अपने आप सामाजिक स्तर पर चला जाता है। अगर उसका विकास है वो उच्च स्तर का नहीं हुआ है तो वह व्यक्तिगत स्तर पर ही सीमित रह जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। तो ये है वो उसका मानना है। अब इनका जो सिद्धांत है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है MKO। क्या है भाई, MKO। MKO मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसको हमसे अधिक ज्ञान होता है। ठीक है, किसी विशेष प्रक्रिया या कार्य पर सीखने वाले से अधिक समझदार और योग्य व्यक्ति जो सिखाने में अधिगमकर्ता की मदद करता है। मतलब हम जो कोई भी प्रकार की विशेष क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया, जैसे पढ़ाई मान लो, पढ़ाई में अधिगम करता है और एक जो अधिगम करवाता है वो सीखने वाले से अधिक, जो सीख रहा है उससे अधिक, सीखने वाला है उससे अधिक है वो सिखाने वाला होना चाहिए, उसके समझदार और योग्य व्यक्ति होना चाहिए। जो अधिगम करता है वो नहीं, जो अधिगम करवाता है, जो अधिगम सिखाता है वो अधिक समझदार और योग्य होना चाहिए। अधिगमकर्ता का MKO कहलाता है, और MKO के रूप में अध्यापक, अभिभावक, सक्षम साथी, सिखाने वाले से उम्र में बड़ा व्यक्ति, उम्र में छोटा व्यक्ति या कंप्यूटर भी हो सकता है। अब MKO है वो कौन कौन हो सकते हैं, MKO कौन कौन हो सकते हैं? पहला है वो है अध्यापक, दूसरा अभिभावक, तीसरा सक्षम साथी, जो साथी होते हैं वो, चौथा सिखाने वाले से उम्र में बड़ा व्यक्ति, सिखाने वाले से उम्र में बड़ा व्यक्ति, उम्र में छोटा व्यक्ति, या फिर कंप्यूटर, ये हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, पर ये भी हो सकते, ये भी होते हैं। जैसे अध्यापक, टीचर, MKO तो होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी आपको जो सिखा रहा है वो ना हो आपसे थोड़ा बहुत अधिक ज्ञानी है। ये नहीं होता कि वो बहुत अधिक ज्ञानी है, परंतु आपसे वो अधिक ज्ञानी है, आपसे वो अधिक ज्ञानी है। दूसरा अभिभावक, यानी माता पिता, अभिभावक मतलब माता पिता, जो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, हमारा अधिगम करना सिखाते हैं, तो माता पिता। या फिर सक्षम साथी, यानी जो साथी होता है वो सक्षम होता है हर चीज़ को करने में, वो भी हो सकता है। या फिर सिखाने वाले की उम्र हमसे बड़ी हो तो वो हमारे लिए उम्र में बड़ा होगा तो उसे तजुर्बा अधिक होगा, या फिर उम्र में कम हो फिर तो उसके पास नॉलेज ज़्यादा हो तो वो हो सकता है। या फिर कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर के पास भी कितनी चीज़ें हैं, तो ये हो सकते हैं वो हमारे MKO। किसी भी व्यक्ति के विकास में MKO महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्यक्ति है उसका विकास होता है, उसके अंदर MKO है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिनको MKO ठीक मिलते हैं उनका विकास जल्दी व अधिक होता है।
मतलब जिनको MKO अच्छे मिलते हैं उनका विकास है वो जल्दी होता है, वो अच्छा होता है, अधिक होता है। और जिनको MKO ठीक नहीं मिलता है उनका विकास कम तथा देरी से होता है। भाई सीधी सी बात है, जिनको MKO अच्छा मिलता है उसका विकास सही होगा, और जिनको MKO अच्छा है सही नहीं मिलता है उसका विकास देरी से होगा और अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया MKO, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया। अगला है वो है ZPD। अगला जो टॉपिक है वो है ZPD, जोन ऑफ जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट। निकट विकास क्षेत्र, स्वयं से कार्य करने की क्षमता तथा दूसरों के सहायता कार्य से करने की क्षमता के बीच में अंतर निकट क्षेत्र कहलाता है। स्वयं की सॉरी क्या होता है ZPD कि स्वयं से कार्य करने की क्षमता, स्वयं से कार्य करने की क्षमता और दूसरों की सहायता से कार्य करने की क्षमता है, उसके बीच का अंतर है वो क्या कहलाता है? ZPD या निकट विकास क्षेत्र कहलाता है। अर्थात बच्चों के स्वयं कार्य करने की क्षमता तथा अन्य लोगों की सहायता से काम करने की क्षमता के अंतर को ही ZPD कहलाता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखने की प्रक्रिया ZPD के अंदर ही घटित होती है, और वाइगोत्स्की का मानना था
वाइगोत्स्की का मानना था कि हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है, हम जो सीखते हैं, हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है वो ZPD के अंदर ही घटित होती है। स्वयं से कार्य करने की क्षमता वास्तविक विकास कहलाता है। जो कार्य करने की स्वयं की क्षमता होती है वह हमारा वास्तविक विकास होता है। हमारा वास्तविक विकास क्या होता है? स्वयं कार्य करने की क्षमता, वो हमारा वास्तविक विकास होता है। अन्य लोगों के सहयोग से कार्य करने की क्षमता संभावित विकास कहलाती है। और जो दूसरों की सहायता से हम जो कार्य करते हैं वह हमारा संभावित विकास होता है। खुद से कार्य करने की क्षमता वास्तविक विकास, और दूसरों की सहायता से करने वाला भी कार्य की सहायता वो क्या कहलाता है? संभावित विकास। इन दोनों का अंतर है वो ZPD कहलाता है, और इन दोनों के बीच का अंतर है वो ZPD कहलाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार मानव सामाजिक वातावरण में साधनों बोलना एवं लिखना सीखता है, जिसका प्रारंभिक विकास धीमी गति से होता है, किंतु बाद में इन्हीं के माध्यम से उच्च चिंतन क्षमता का विकास होता है। मतलब हम जब बचपन में होते हैं तब हमारा शुरुआती विकास है वो क्या होता है? जैसे पढ़ना लिखना हम शुरुआत में धीरे धीरे वो सीखते हैं, इनका विकास है वो हमारा धीरे धीरे होता है, हम धीरे धीरे सीखते हैं। परंतु जब इनका विकास हो जाता है बाद में इन्हीं के माध्यम से, और बाद में हमारा विकास हो जाता है, हम पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, बाद में इसी माध्यम से हमें वो उच्च चिंतन क्षमता का विकास होता है, और हमारे अंदर उच्च चिंतन क्षमता का विकास होता है जब इनका सही विकास हो जाता है। वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। संज्ञानात्मक भाषा को महत्वपूर्ण साधन माना है। किसको? भाषा को। पियाजे का मानना था कि आत्म केंद्रिता या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है और यह औपचारिक संक्रियात्मक चल के विकेंद्रीकरण में बदल जाता है। परंतु इनके विपरीत वाइगोत्स्की का मानना था कि आत्म केंद्रिता आंतरिक विचारों से सामाजिक विचारों में परिवर्तन के बीच में दिखाई पड़ता है, और ये किसी विशेषता की, कोई अवस्था की विशेषता नहीं है। यानी पियाजे ने कहा कि जो आत्म केंद्रिता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है और बाद में यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में चलकर विकेंद्रीकरण हो जाती है, यानी अलग अलग हो जाती है। और परंतु वाइगोत्स्की का मानना था कि आत्म केंद्रिता सिर्फ आंतरिक और सामाजिक विचारों से होती है, इसका उम्र से कोई लेना देना होता है, कोई अवस्था से उसका लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये है वो इसका सिद्धांत है, किसका? वाइगोत्स्की का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब है इस सिद्धांत की आलोचना, इस सिद्धांत की कमियां या आलोचना। सिद्धांत की आलोचना। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत की है वो आलोचना की, यानी अनेक जो मनोवैज्ञानिक, दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस वाइगोत्स्की का सिद्धांत है इसकी है वो खूब आलोचना की। इसमें उन्होंने कहा कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वर्णित ZPD का संप्रत्यय अस्पष्ट है। मतलब जो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस सिद्धांत में जो वाइगोत्स्की ने ZPD का जो संप्रत्यय दिया है, ZPD के बारे में बताया, वो अस्पष्ट है, यानी स्पष्ट नहीं है। इसमें बच्चों के अधिगम को पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अस्पष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें जो बच्चों के साथ अधिगम होता है
उसको समझना है वो सही तरीके से संभव नहीं है। आगे कहा है कि वाइगोत्स्की ने विकास सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना। मतलब वाइगोत्स्की ने इस विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण माना। वाइगोत्स्की सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। किंतु अनेक व्यक्तियों ने सामाजिक मानकों को ही अपनी योग्यता में बल देते देखा। मतलब जैसे किंतु अनेक व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति है, व्यक्तियों ने सामाजिक मानकों को अपनी योग्यता के बल पर बदलते देखा, और जो अन्य व्यक्ति है वो अपने बल के ऊपर सामाजिक मानक है उनको बदलते देखा है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रभाव सभी सामाजिक सांस्कृतिक समूहों पर लागू नहीं होता है। तो वाइगोत्स्की जो सिद्धांत का है वो साधन है, वो सभी प्रभाव है वो सभी प्रकार की सामाजिक संस्कृतियों पर लागू नहीं होता है। तो ये इसकी आलोचनाएं हैं, किसकी? वाइगोत्स्की के सिद्धांत की ये आलोचनाएं हैं। अब अगला है वो है अधिगम शैली। अगला जो टॉपिक है वो है अधिगम शैली। प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की कला अलग अलग होती है। जो भी व्यक्ति है वो सीखता है, जो कुछ भी सीखता है उसकी सीखने की कला है वो अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति कुछ खास तरीके से जल्दी ज़्यादा सीखते हैं, कुछ व्यक्ति है वो जल्दी और खास सीखते हैं, खास तरीके से जल्दी व ज़्यादा सीखते हैं। जो कुछ व्यक्ति है वो खास तरीके से और अपने अलग तरीके से ज़्यादा व अच्छा समझते हैं तथा देर से भूलते हैं। मतलब ज़्यादा समझते हैं, जल्दी समझते हैं तथा देर से भूलते हैं। कुछ छात्र अवलोकन करके आसानी से सीखते हैं, जबकि अन्य चित्रों के माध्यम से या पढ़कर सीखते हैं। कुछ छात्र होते हैं वो अवलोकन, देखकर, समझकर है वो सीख जाते हैं, और कुछ छात्र होते हैं वो चित्रों को देखकर या फिर पढ़कर है वो समझते हैं। सभी का सीखने का तरीका अलग अलग होता है तथा उनकी जो अलग अलग तरीका है वो क्या कहलाता है? अधिगम शैली। और ये सीखने का तरीका है वही क्या कहलाता है? अधिगम शैली कहलाता है। ठीक है, अधिगम शैली का सामान्य अर्थ है जिस व्यक्ति के जिस तरीके से सहज और प्रभावी ढंग से सीख सकता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम। यानी अधिगम शैली का सामान्य अर्थ निकालें तो जिस तरीके से व्यक्ति है वो सहज और सामान्य ढंग से सीख सकता है वो अधिगम शैली कहलाती है। शिक्षक को छात्र के अधिगम शैली को पहचान कर उसी के अनुरूप उसे सीखने का अवसर दे ताकि वह प्रभाव ढंग से सीखने में शामिल हो। यानी शिक्षक है उसको छात्र को उसी तरीके से सिखाना चाहिए जिस तरीके से छात्र सीख सकता है, जिससे क्या होगा? बच्चे को प्रभावशाली शिक्षण मिलेगा। इनके पीछे अनेक कारण होते हैं, जैसे सीखने के पीछे अनेक कारण होते हैं, जैसे सामाजिक वातावरण, शैक्षिक अनुभव और व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना और अन्य। तो ये है वो है अधिगम शैली। क्या है भाई? अधिगम शैली। अब जो अधिगम शैली की आगे की चर्चा है वो करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।